मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 11th। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये हमने 10th क्लास की वीडियो में अच्छे से कवर किया है, और अगर बेसिक चीजें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपने नहीं पढ़ी है तो आप 10th वाली वीडियो से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एपी हमारी क्या होती है, ऐसा सीक्वेंस, ये हमें एपी दी हुई है A1 A2 A3, इस तरह से एक सीरीज चली हुई है, एक सीक्वेंस है AN, इसके बाद जाएगा AN+1 और ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक जाती रहेगी। ठीक है, ये an के बाद वाली टर्म है AN+1। तो हमारा जो एपी का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि टर्म और उससे प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। ऐसी सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यानी अगर मैं ये करूं A2 माइनस A1 वही आना चाहिए जो A3 माइनस A2 होगा। यानी अगर हम ये देखें कि यहां पे भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो AN+1 माइनस AN हमारा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी AN+1 माइनस AN, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी सीरीज हमारी क्या होती है, एपी होती है। ये हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें किसी एपी में उसकी जनरल टर्म दी हुई है, यानी AN दी हुई है, तो हम उससे कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट मेरे को AN दिया हुआ है 2n+1, तो इससे मैं कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 पुट कर दूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी, और अगर n की जगह n+1 पुट कर दूंगा तो n+1 टर्म आ जाएगी। तो हमारा क्या है कि ये हमारी जनरल टर्म होती है, an बोलते हैं, या इसको हम tn भी ले सकते हैं, यानी nth टर्म। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उनको समझेंगे। अब आता है फर्स्ट एग्जांपल, शो दैट tn, यानी ये किसी एपी की जनरल टर्म है। ठीक है, tn कितना दिया हुआ है, 4n+5 इज एन एपी। ये हमें शो करना है कि ये एपी है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो दो कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड कर लेंगे उसी से हम एपी को प्रूव कर देंगे। तो एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि n+1th टर्म माइनस nth टर्म क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो मेरे को nth टर्म दी हुई है, इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं tn+1। तो हम n+1 कैसे फाइंड करेंगे, जहां पे n दिया हुआ है वहां पे आपको n+1 पुट कर देना है, 4n+1+5। तो ये टर्म क्या आ जाएगी हमारी, आ जाएगी 4n+4+5, यानी कितना आ गया 4n+9, ये आ गया tn+1। अब हमने ये देखा था एपी में टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो मेरे पास ये नेक्स्ट टर्म है और ये उसके प्रीवियस टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करता हूं मैं, tn+1 माइनस tn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4n+9 माइनस ये वाली टर्म रखूंगा, ये हो जाएगा 4n+5, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4n+9 माइनस 4n माइनस 5, 4n से 4n कैंसिल, 9 माइनस 5 4। अब आप ये देखो, ये जो हमारा आया है ये tn+1 माइनस tn, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी d। और ये d क्या है बच्चों, कांस्टेंट, यानी 4 आया। जब भी ये कांस्टेंट आएगा तो हमारी एपी क्या होगा, हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, एपी होगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं आता, इसके अंदर n इन्वॉल्व रहता है, तो ये कांस्टेंट नहीं माना जाएगा और ये एपी नहीं होगी। तो हमने d फाइंड कर लिया, 4 उसने फाइंड कराया था, और साथ ही साथ हम ये भी दिखा देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वेरिएबल, सो दैट दिस सीक्वेंस इज एन एपी। अब ये चीज हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें tn दिया हुआ है, ये शो करना है इट इज नॉट एन एपी। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है हमें, तो कितना हो जाएगा 2, n की जगह आप पुट कर दो n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको आइडेंटिटी से आप ओपन करो तो कितना आएगा, 2n² प्लस 1 प्लस 2n, a² प्लस b² प्लस 2a भी लगाया है मैंने, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2n² प्लस 2 प्लस 4n प्लस 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 2n² प्लस 4n प्लस 3। ठीक है, ये आ गया हमारा tn+1। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हमारी इन दोनों को क्यों माइनस करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं माइनस करता हूं tn+1 माइनस tn। इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखता हूं पहले, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको इधर सॉल्व करते हैं, tn+1 माइनस tn, इसको माइनस करेंगे। tn+1 की वैल्यू कितनी है, 2n² प्लस 4n प्लस 3 माइनस इसमें से करेंगे tn ये दिया हुआ है हमारा 2n² प्लस 1। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस d। तो ये आ जाएगा 2n² प्लस 4n प्लस 3 माइनस 2n² माइनस 1, 2n² से 2n² कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 4n 3 माइनस 1 यानी प्लस 2। तो यानी आ गया हमारा d।
तो d कितना आया है 4n+2। अब की बार आप देखेंगे कि जो d है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, उसमें क्या इन्वॉल्व है, किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे। तो d हमारा बार बार हर टर्म के लिए चेंज होता रहेगा, इसलिए d कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। तो इस रिजल्ट से हम एक बात निकालते हैं कि जब भी हमारा एक्सप्रेशन लीनियर होता है, आप इसको ध्यान भी रखेंगे, जब भी एक्सप्रेशन हमारा लीनियर होता है n में तो वो एपी होता है, और अगर लीनियर नहीं होता है तो वो एपी नहीं होता। यहाँ पे क्वाड्रेटिक हमें इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये एपी नहीं होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो भी नहीं होगा, केवल अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो हमारा एपी होगा। अब हमने ये जो निकाला है एक बार इसको देखते हैं। ये है t1 पहली टर्म, t2 जैसे यहाँ पे एपी की थी और ऐसे ही चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा tn और ये हो जाएगा tn+1। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस माइनस करूंगा तो वही तो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, तो वो कॉमन आना चाहिए, इसलिए मैं tn+1 और tn फाइंड करता हूँ जनरल फॉर्म में, जिससे हमें पता चल जाता है एपी है या वो एपी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द फैबोनैक सीरीज इज डिफाइंड एज, ये एक सीक्वेंस है, बस ध्यान रखना, वो डिफाइन कर रहा है कि a1 और a2 उसमें 1 दिए हैं। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं a1 = 1 और a2 = also 1 और a2 = यानी सेकंड टर्म 1 दे दिया, और 2 से अगर ग्रेटर होता है n तो फिर ये वर्क काम करेगा हमारा, an = हो जाता है an-1 प्लस an-2। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है an+1 अपॉन an फॉर n = 1 2 3 4 5, ये रेशो फाइंड करना है। सबसे पहले मैं n = 1 लगाता हूं इसमें, तो कितना आएगा मेरे पास a2 अपॉन a1, एक तो ये फाइंड करना है। अगर मैं 2 लगाता हूं तो इसमें कितना आएगा a3 अपॉन a2, और अगर मैं इसमें 3 लगाता हूं तो कितना आएगा a4 अपॉन a3, और अगर इसमें 4 लगाता हूं तो कितना आएगा a5 अपॉन a4, और लास्ट मुझे करना पड़ेगा a6 अपॉन, ठीक है, a5। ये सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इतना पता है कि a1 से लेके a6 तक वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, तो a1 a2 इसने दे दिया। अब मेरे को 3 4 5 ये सब फाइंड करना है, तो a3 यहां से मिलेगा a3, 3 के लिए मेरे को n = 3 पुट करना पड़ेगा इधर भी, तो ये आ जाएगा a2 प्लस a1, और a2 और a1 दोनों कितने हैं 1 + 1, यानी ये कितना आ गया 2, यानी a3 हमने कितना निकाल लिया 2। अब इसी फॉर्मूले में a4 फाइंड करने के लिए n की जगह क्या रखना पड़ेगा 4, तो ये आ जाएगा a4 - 1 a3 प्लस a2, तो a3 अभी हमने फाइंड किया है 2 और a2 कितना है 1, यानी 2 और 1 3, यानी a4 आ गया हमारा 3। अब आ जाता है a5 निकालेंगे तो यहाँ 5 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a4 प्लस a3, a4 अभी फाइंड किया है 3 और a3 हमने फाइंड किया है कितना 2, तो ये हो गया हमारा 5, यानी a5 भी आ गया मेरे पास, कितना आ गया 5। अब निकालेंगे a6 के लिए यहाँ 6 पुट करना पड़ेगा, तो a5 प्लस a4 निकाला है हमने 5 और a4 है हमारे पास कितना 3, यानी ये कितना आ गया 8। तो मेरे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। ये हमारा a5 फाइंड किया था हमने 5, a6 कितना आ गया, अभी निकाला है 8। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, a2 कितना दिया है मेरे को 1 और a1 कितना दिया है 1, यानी ये आ गया 1। a3 अपॉन a2 मेरे को निकालना है, तो a3 है हमारा 2 और a2 है हमारा 1, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 2। a4 कितना है हमारे पास 3 और a3 कितना है मेरे पास 2, तो ये आंसर आ गया 3/2। और a5 अपॉन a4, a5 है हमारा 5 और a4 है हमारा 3, a6 कितना है मेरे पास 8 और a5 कितना है मेरे पास 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये ध्यान रखना है कि n > 2 के लिए है ये जनरल टर्म, और n = 2 तक उसने हमें वैल्यू पहले ही दे दी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये हमारे एपी के 3 फॉर्मूलाज हैं, ये हमने 10th क्लास में कवर कर लिए हैं। अगर आपको नहीं इनका प्रूफ आता है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो Tn होता है a + n - 1 * d, ये nth टर्म है किसी भी एपी के लिए, और a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, n नंबर व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और ये है हमारा d यानी कॉमन डिफरेंस। ये फ्रॉम लास्ट, अगर लास्ट से हमसे पूछता है कि लास्ट से इतने नंबर का टर्म बताओ और उसमें हमें टोटल टर्म एपी की पता होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगता है। a फर्स्ट टर्म है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये है पोजीशन फ्रॉम लास्ट, n क्या है लास्ट से क्या पोजीशन है, और d कॉमन डिफरेंस। अगर हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, a नहीं दिया है और टोटल टर्म्स भी नहीं दिया है, और लास्ट से हमसे टर्म पूछ रहा है एपी की कि लास्ट से टर्म बताओ, तो ये फॉर्मूला लगता है Tn = n - 1 * d। ये दोनों फॉर्मूले बहुत रेयरली ही यूज होते हैं, ये अकेला फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज को कवर करेगा। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन है, ये बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी पहली नेगेटिव टर्म इस सीक्वेंस में कौन सी होगी। तो आप ये देखो एपी डिक्रीज होती जा रही है, और डिक्रीज हो रही है तो कभी ना कभी ये 0 तक पहुंचेगी और उसके बाद नेगेटिव में शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि जो नेगेटिव टर्म है, यानी वो सपोज दैट n नंबर की टर्म है, तो वो क्या होगी लेस देन 0 होगी। तो हम क्या करना है, Tn लेस देन 0 लगाना है, Tn लेस देन 0। तो Tn का फॉर्मूला होता है a +
n माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। अब आप यहाँ पे देखो कि a मुझे दिया है 20, ठीक है। अब मुझे n तो पता नहीं है, n ही फाइंड करना है कि कौन से नंबर की टर्म है, तो n माइनस वन इंटू डी हम इससे निकालेंगे, तो d निकालेंगे दिस माइनस दिस। तो अगर हम करते हैं ये, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 19 4 जा 76 और 1 77 अपॉन 4 माइनस 20, यानी हमने ये लगाया tn प्लस 1 माइनस tn, यही हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। एलसीएम आया 4, 77 माइनस 80 इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 4, तो d की जगह वैल्यू रख देंगे माइनस 3 अपॉन 4 लेस देन 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 80 प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में माइनस 3 अपॉन 4 लेस देन इज इक्वल टू 0। 4 इधर 0 में चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 83 माइनस 3n लेस देन 0। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोजिशन कर लेंगे तो 3n ग्रेटर देन हो जाएगा 83, तो n ग्रेटर देन 83 अपॉन 3। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो ये कितना आएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा n ग्रेटर देन 3 2 जा 6, 2 बचेगा 23, 3 7 जा 21, बचेगा कितना, ये हो गया हमारा 23 यानी 2 अपॉन 3। तो हमने यहां से देखा कि n जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 27 होल 2 अपॉन 3। जब इससे ग्रेटर देन होना चाहिए तो 27 होल 2 अपॉन 3 से ग्रेटर देन नेक्स्ट ग्रेटर टर्म क्या होती है, 28। तो n फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो हमारी कितनी आनी चाहिए, 28, यानी 28th टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, हम t28 निकाल के देख सकते हैं, तो कितना आएगा, a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी आ जाता है हमारा माइनस 3 अपॉन 4। a कितना है हमारा 20, तो 20 प्लस ये हो जाएगा 27 इंटू माइनस 3 अपॉन 4। तो हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 80 माइनस 81 अपॉन 4, यानी आया माइनस 1 अपॉन 4। तो t28 कितनी आई, माइनस 1 अपॉन 4, यानी ये उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ ap आर abc, यानी मेरे को क्या दिया है, tp इज इक्वल टू a, tq इज इक्वल टू b और tc इज इक्वल टू c, tc इज इक्वल टू c, ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टी आर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टी आर एच टर्म दिया है सी, ठीक है। अब टीपी दिया है, टीपी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये जो a है इस a को हम कैपिटल कर लेंगे और d को भी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी a दिया हुआ है जो कि ap की फर्स्ट टर्म नहीं है, कोई और टर्म दी हुई है, तो हम अपने a को कैपिटल A कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो टीपी का फॉर्मूला लगाता हूं मैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया a। ऐसे यहां पे आ जाएगा टी क्यू कितना हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। ऐसे टी आर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c। अब AP की मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो a है और कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको जीरो लेके आना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। देखो a मेरे पास है या नहीं है, तो मेरे को a q माइनस r करना है, यानी a q माइनस r जब मिलेगा जब मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ q माइनस r से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर आप एक काम करो, उससे भी बेस्ट मेथड है लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, a q माइनस r प्लस b r माइनस p और प्लस c p माइनस q इज इक्वल टू, ये मेरे को लाना है राइट हैंड साइड। तो a की वैल्यू ये है बच्चों, पूरी a की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो अब ये देखो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हम रखते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और बाहर ब्रैकेट में है बच्चों q माइनस r प्लस b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू है हमारे पास a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा r माइनस p प्लस c की वैल्यू ये है, आप पुट करो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और बाहर ब्रैकेट में है p माइनस q। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, q माइनस r की पहले a में करो तो आ जाएगा a इंटू क्यू माइनस r, q माइनस r की इसमें करो तो आ जाएगा q माइनस r और p माइनस 1 और d प्लस, अब ऐसे ही इसकी करेंगे r माइनस p की a में करो तो a इंटू r माइनस p, r माइनस p की इसमें करेंगे तो क्या आएगा प्लस r माइनस p और q माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू p माइनस q प्लस r माइनस 1 p माइनस q और d, ठीक है। अब ये देखो इसमें a है, इसमें a है और इसमें a है, a हम कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा q माइनस r, यहां से क्या बचेगा r माइनस p
और यहां से क्या बचेगा p माइनस क्यू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इस टर्म में d है, इसमें d है, इसमें d है, तो हम क्या करेंगे बच्चों d कॉमन ले लेंगे और इस ब्रैकेट में ये दो फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे डायरेक्ट। क्यू की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा QP माइनस क्यू, माइनस आर की करेंगे तो माइनस RP प्लस आर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां से ये वाले फैक्टर बचेंगे तो इसको लिख देंगे RQ माइनस आर, माइनस P की करेंगे तो माइनस PQ प्लस P। ठीक है, यहां से बचेगा हमारा, यहां मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा RP माइनस RQ, माइनस 1 की करेंगे तो माइनस P प्लस Q और D हमने बाहर कॉमन ही ले रखा। तो देखो Q से ये Q कैंसिल, P से ये P कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी A मल्टीप्लाई 0 प्लस D में देखेंगे तो D में भी सब कट जाएंगे। यहाँ पे QP, आप देखो QP कहाँ पे है, ये रहा QP माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का Q है, ये प्लस का Q है, ये कैंसिल हो गया, माइनस RP प्लस RP ये कैंसिल हो गए, प्लस R माइनस R कैंसिल हो गए, RQ और RQ कैंसिल हो गए और P से P कैंसिल हो गया, सारी टर्म कैंसिल हो चुकी हैं तो ये भी 0, A की मल्टीप्लाई 0 में 0, D की मल्टीप्लाई 0 में, तो आंसर कितना आ गया 0। यही उसने हमसे प्रूफ कराया था। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा अगर A दिया है तो A की वैल्यू हम अपने फॉर्मूले से पुट कर देंगे। केवल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करते समय माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे तो आंसर एक बार में ही करेक्ट आएगा। इसी का अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अभी तक जो हम कर रहे थे वो 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, लगभग वही एपी थी। अब आ जाते हैं, हमारा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है। A1 A2 A3 AN ये हमारा एपी दी हुई है, आर इन एपी। शो दैट 1 अपॉन अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2, 1 अपॉन अंडर रूट A2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट A3। और ऐसे ही ये कहां तक जा रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट AN-1 प्लस अंडर रूट AN। AN-1 का मतलब है AN से प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू में लाना है n-1 अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट आएगा तो आपको रेशनलाइजेशन करने के बाद उस अंडर रूट को हटाना है। सबसे पहले आपके मन में यही आइडिया आना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है, हम यहाँ पे देखते हैं ये एक टर्म है, अंडर रूट में आ रहा है अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 अपॉन में। तो मुझे क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना होगा, RF फैक्टर। बाइनोमियल के लिए RF फैक्टर क्या होता है, RF फैक्टर का मतलब जिससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी दिया है सेम टू सेम वही रहेगा, बस बीच में उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 पहले से ही है, और मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2। ठीक है, ये कर दिया। सेकंड टर्म में भी हम ऐसा ही करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A3, और इसमें हम मल्टीप्लाई नीचे भी यही करेंगे, अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A3, और नीचे भी करना पड़ेगा हमें सेम मल्टीप्लाई अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A3। ठीक है, ऐसे ही ये टर्म हमारी चलती रहेंगी। अब ये लास्ट वाली टर्म में देखो किसकी मल्टीप्लाई होगी, अंडर रूट AN-1 माइनस अंडर रूट में आ जाएगा AN, अपॉन आ जाएगा अंडर रूट AN-1 प्लस अंडर रूट AN, ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट AN-1 माइनस अंडर रूट AN। यानी मैंने जितनी भी टर्म दी हुई थी उनका मैंने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। तो अगर मैं रेशनलाइजेशन करके देखूं तो नीचे बच्चों क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 अपॉन ये आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा A1 माइनस A2, कितना हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस इसमें कितना आ जाएगा हमारा, ये इसमें आ जाएगा A2 माइनस A3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A3 अपॉन ये कितना आ जाएगा हमारा A2 माइनस A3। इसी तरह से चलता रहेगा, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट AN माइनस 1 माइनस अंडर रूट AN अपॉन आ जाएगा ये AN माइनस 1 और माइनस AN। तो अब हम ये देखेंगे कि नीचे जो है ये देखो, अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूं तो कितना आता है D, कितना आता है A2 माइनस A1 कितना आता है हमारा D, और अगर मैं A3 माइनस A2 करूंगा तो भी D आएगा। ठीक है, बस मेरा यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, A1 माइनस A2 लिखा हुआ है, ये रिवर्स कर दिया। तो A1 माइनस A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस D, ये भी माइनस D हो जाएगा और ये भी माइनस D आ जाएगा, पूरे में नीचे माइनस D आ जाएगा, यानी 1 अपॉन माइनस D मैंने कॉमन ले लिया। अब बताओ ऊपर से क्या बचा, अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, यहां से क्या बचेगा अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A3 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में बचेगा अंडर रूट AN माइनस 1 माइनस अंडर रूट AN। तो अब ये देखो A2 से A2 कैंसिल, A3 से नेक्स्ट वाले A3 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में ये AN कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट AN। तो अब मैं इसको साइड में लिखता हूं यहाँ पे,
माइनस वन अपॉन डी तो है, और मेरे पास बचा है अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए एन। अब इसको दोबारा हम क्या कर देंगे, अंडर रूट ए वन, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे ये लेके आना, प्लस अंडर रूट ए एन से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए एन। जब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन अपॉन डी हो जाएगा ये हमारा, माइनस वन अपॉन डी, ये वन है हमारा माइनस वन अपॉन डी, तो ये कितना बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए वन माइनस ए एन, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारा अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए एन की जगह में फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो वो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए एन को रिप्लेस कर देता हूँ मैं, वो हो जाएगा माइनस ए वन माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ए वन से ए वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा हमारा वन अपॉन डी, और ऊपर बचेगा हमारा एन माइनस वन इंटू डी, और नीचे बचेगा अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए एन। अब ये देखो कि ये डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरे को लाना था वो आंसर में आ चुका है, एन माइनस वन, ये रहा एन माइनस वन, नीचे है अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए एन, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ये जो टर्म दी हुई है हमें 1 2 और ऐसे n तक टर्म दी हुई है, तो हम इनका रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे बन जाएगा a माइनस ए वन माइनस ए टू, जबकि हमारा ए टू माइनस ए वन कितना होता है d, तो ये माइनस डी हो जाएगा, यहाँ भी माइनस डी, यहाँ भी माइनस डी, तो वन अपॉन माइनस डी कॉमन ले लेंगे, ऊपर जो टर्म बचेंगी उसमें से फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, अंडर रूट ए वन और माइनस अंडर रूट ए एन बचेगा, फिर इसके आर एफ फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर हमारा पास इसमें लास्ट कंसेप्ट ये रह जाता है कि जो ए एन आएगा, ए एन की वैल्यू रख देंगे हम ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, उसको देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी कॉन्सेप्चुअल, क्या कह रहा है, शो दैट इन एन एपी द सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज। ये क्या कह रहा है, मेरे पास एक एपी है A1 A2 A3 A4 ऐसे चल रही है, ठीक है, और ये जा रही है AN तक, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम बिगिनिंग एंड टू द एंड, यानी बिगिनिंग से जो जितना नंबर टर्म है उतना ही लास्ट से, उन दोनों टर्म का सम कह रहा है, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से जितने नंबर की टर्म है उतना ही लास्ट से जितने नंबर की टर्म है, दोनों का जो सम होता है इज ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होता है, एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, और वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल आता है। यानी सपोज दैट मैं एक कोई वेरिएबल ले लेता हूं, यानी k नंबर की टर्म ले लेता हूं, वो k नंबर की टर्म an से पहले पहले आती है, ठीक है, तो मैं kth टर्म ले रहा हूं फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम लास्ट, तो kth टर्म हम कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम लास्ट। ये साइड में जो मैंने तीन फॉर्मूले लिखे हैं, ये वाला तो हमारा यूज होता ही होता है, ये वाला और यूज होगा क्योंकि लास्ट से हमसे टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम बिगिनिंग से टर्म तो हम सीधे सीधे इससे निकाल सकते हैं, टी के मान लो या ए के मान लो, ए के इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म है हमारी a1 आ रही है, तो यहाँ पे हम a1 ही लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे कहीं a के होगी वो टर्म, ठीक है, और kth वो हमारी टर्म है, क्लियर है। अब k नंबर की टर्म हमें लास्ट से लेनी है, और टोटल टर्म हमें पता है कितनी है, n है, तो अब ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट से क्या होगी वो टर्म हमारी, ठीक है, तो उसको मान लेते हैं हम a k डैश, लास्ट वाली जो है, तो कितना हो जाएगा लास्ट से अगर हम देखें तो ये तो फर्स्ट टर्म यानी a1 ही रहेगी, प्लस क्या हो जाएगा a1 के बाद टोटल टर्म्स की जगह लिखा हुआ है m, और n है हमारी जितने नंबर की टर्म निकालने हैं, तो टोटल टर्म है इसमें n और लास्ट टर्म निकाल लें k, और यहाँ जाएगा हमारा d, ये फॉर्मूला हो गया। ये हो गई हमारी शुरू से kth टर्म, ये हो गई लास्ट से kth टर्म, ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट है फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम निकालना है हमें, तो ak प्लस ak डैश, अगर हम निकालते हैं इन दोनों को ऐड करते तो क्या हो जाएगा a1 प्लस k माइनस वन इंटू डी, और इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा a1 प्लस n माइनस k इंटू डी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2a1 a1 a1 2a1, d कॉमन ले लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या बचता है, k माइनस वन प्लस n माइनस k इंटू डी, ठीक है। अब ये देखो k से k कैंसिल, तो ये बच रहा है बच्चों 2a1 प्लस ये आएगा n माइनस वन इंटू डी, अच्छा d मैंने पहले भी लिख दिया बाद में भी लिख दिया, कहीं पे भी एक जगह लिख लोगे, ठीक है, तो ये हो गया d n माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये 2a1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a1 प्लस a1, ऐसे लिख सकता हूँ 2a1 को,
प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, an का, यानी a1 प्लस an, यही मुझे लाना था। देखो यानी जो फर्स्ट से kth टर्म है और लास्ट से kth टर्म है, यानी फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम लास्ट, इन दोनों का सम कितना आया है, a1 प्लस an, यानी हमेशा सेम रहेगा, ये kth नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसमें k नंबर कुछ आ ही नहीं रहा, kth टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आया है। ये हमें प्रूव करना था कि बिगिनिंग से और लास्ट से हम कोई से भी नंबर की टर्म लें तो वो सम होती है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, वो kth टर्म पे डिपेंड नहीं करती। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमें समझ लेना है। और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, फ्रॉम द लास्ट, हमें टोटल टर्म पता होनी चाहिए और फर्स्ट टर्म। तो इस एपी में हमें टोटल टर्म पता है कितनी, n, और फर्स्ट टर्म भी पता है हमें a1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब हमारे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, और अब जो नेक्स्ट एग्जांपल आया है उसमें हमारा एपी का कांसेप्ट भी लगेगा और ट्रिगोनोमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। बोलता है a1 a2 a3 और an, ये एक हमारी एपी है। तो मुझे प्रूव करना है sin d, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी a2 माइनस a1, sin d ब्रैकेट में cosec a1 cosec a2 प्लस cosec a2 cosec a3 प्लस ऐसी सीरीज चलती जा रही है cosec a माइनस 1 a n माइनस 1 और cosec a n, इसको इक्वल टू लाना है हमारा cot a1 माइनस cot a n। तो ये हमें प्रूव करना है, ये हमारे n तक जा रहे हैं एंगल। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। तो हम cosec का जो पेयर है इसको sin में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा sin d ऊपर चल रहा है और सब में sin d की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा sin d अपॉन, इनको चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा sin a1 और sin a2 प्लस sin d अपॉन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin a2 और sin a3। ठीक है, ऐसे ही लास्ट टर्म क्या आएगी हमारी sin d अपॉन में आ जाएगा ये sin एंगल हो जाएगा हमारा an माइनस 1 और sin an। क्लियर है बच्चों। अब देखो d की वैल्यू मैं ये रख सकता हूं a2 माइनस a1 और d की वैल्यू ये भी हो जाएगी a3 माइनस a2, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म सारे हमारे d हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू रखूंगा वो a2 माइनस a1, ये वाले एंगल की रखूंगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ sin a2 माइनस a1 अपॉन ये आ जाएगा हमारा sin a1 और sin a2। ऐसे ही मैं हर जगह पे प्लेस कर दूंगा वैल्यू sin, यहाँ पे जो d की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे a3 माइनस a2, क्योंकि a3 माइनस a2 भी हमारा क्या होगा, d होगा, क्योंकि यही हमारी एपी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन प्रूव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे sin d की वैल्यू रखूंगा मैं क्या, sin आ जाएगा हमारा an माइनस उससे प्रीवियस टर्म an माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा sin an माइनस 1 और sin an। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से sin a माइनस b का फॉर्मूला, यानी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है, और sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से लगाते हैं, sin a यानी a2 cos b यानी cos a1 माइनस cos a यानी a2 माइनस sin b यानी a1 अपॉन कितना आएगा sin a1 और sin a2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो आ जाएगा sin a यानी a3 इंटू cos b यानी cos a2 माइनस cos a यानी a3 इंटू sin b यानी a2 अपॉन ये आ जाएगा हमारा sin a2 और sin a3। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाले में लगाते हैं हम फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा sin a यानी an माइनस इंटू cos b यानी cos an माइनस 1 माइनस cos a यानी an इंटू sin b यानी an माइनस 1। क्लियर, अपॉन में आ जाएगा हमारा कितना, sin an माइनस 1 इंटू sin an। क्लियर। अब देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, ये वाला जो डिनोमिनेटर में हमारे टर्म है इसको मैं इन दोनों के नीचे अलग अलग लगा सकता हूं। तो देखो एक स्टेप में यहीं पे स्किप करता हूं और a1 a2 को दोनों के नीचे लगा देता हूं। यहाँ से ये मैंने ब्रेक कर दिया, ऐसे ही मैं इसके लिए करूंगा, यहाँ से भी ये ब्रेक कर देता हूं, तो इसके नीचे अलग अलग ब्रेक कर लूंगा। ठीक है, ऐसे ही सारे में हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a1 और sin a2, इसको भी ऐसे लिख लूंगा sin a1 और sin a2, इसको यहाँ पे था sin a2 sin a3, ऐसे इसके नीचे ब्रेक कर लूंगा sin a2 और sin a3, ऐसे इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, दोनों के नीचे अलग अलग कर लेते हैं। ये है sin a माइनस 1 an माइनस 1 sin an माइनस 1 और sin an, ऐसे ही उसके नीचे चला जाएगा sin an माइनस 1 और sin an। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो sin a2 से sin a2 कैंसिल हो गया, इस वाले टर्म में क्या कैंसिल हो जाएगा, sin a1 से sin a1 कैंसिल हो गया।
ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि देखो क्या बनेगा, cos a1 अपॉन sin a1, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा cot a1। यहां से क्या मिलेगा मुझे माइनस में, देखो cos a2 अपॉन sin a2, यानी ये मुझे मिलेगा cot a2। ठीक है, ऐसे इस वाली टर्म में आप बताओ क्या कैंसिल होगा, sin a3 से sin a3 कैंसिल हो गया, तो cos a2 अपॉन sin a2 कितना होता है बच्चों, cot a2। यहां से मुझे क्या मिलेगा, sin a2 से sin a2 कैंसिल, cos a3 अपॉन sin a3 यानी माइनस का cot a3। इसी तरह से टर्म चलती रहेगी, नेक्स्ट माइनस की आएगी। अब हम यहाँ लास्ट में पहुंचते हैं, तो sin an से sin an कैंसिल, तो बचेगा cos an - 1 अपॉन sin an - 1 यानी cot an - 1। और इस वाले टर्म से क्या मिलेगा मुझे माइनस में, sin an - 1 से sin an - 1 कैंसिल, cos an अपॉन sin an कितना हो जाएगा, cot an। ठीक है, ये बचा। अब आप ये देखो cot a2 से cot a2 कैंसिल, जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें यहाँ पे आएगा cot a3, cot प्लस का cot a3 से cot a3 कैंसिल, ऐसे ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी जो है हमारा कितना, cot a1 माइनस cot an। क्लियर है, यही मेरे को प्रूव करना था, cot a1 माइनस cot an, और यही मेरे को लेके आना था। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री प्लस एपी दो कॉन्सेप्ट लगे, sin d को चेंज करना a2 माइनस a1 से, a3 माइनस a2 से, an माइनस an माइनस 1 से, ये एपी का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे sin a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करना, ये दो पॉइंट इस क्वेश्चन के की पॉइंट थे, एक एपी का था और एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का था, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का आपके लिए देता हूँ, वो आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, जहां पे a1 a2 a3 an दिया हुआ था हमें प्रीवियस क्वेश्चन में, इस बार दिया हुआ है θ1 θ2 θ3 और θn, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार हमारा जो d होगा वो हो जाएगा θ2 माइनस θ1 d हो जाएगा, और θ3 माइनस θ2 भी d हो जाएगा, ऐसे हमारे d मिल जाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या लाना है, sec θ1 sec θ2 प्लस sec θ2 sec θ3, ये लाना है यहाँ तक sec θn-1 और sec θn इक्वल टू लाना है tan θn माइनस tan θ1 अपॉन sin d, ये लेके आना है। पिछली बार हमें sin d यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया था, तो हमने sin d को क्या लिख लिया था, d की जगह लिख दिया था sin θ2 माइनस θ1, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाले के लिए लिख दिया था sin θ3 माइनस θ2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे sin d है नहीं, इस ये दोनों तो cos में कन्वर्ट हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, लेकिन हम तो अब हम क्या करेंगे, दो मेथड है, या तो ये इज इक्वल टू लाना है हमें tan θn माइनस tan θ1, तो sin d का इधर मल्टीप्लाई कर लो और फिर हम केवल इतना प्रूफ कर देंगे tan θn माइनस tan θ1। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, बिल्कुल सेम टू सेम राइट हैंड साइड लेके आना चाहते हो, तो आप ऊपर और नीचे sin d का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ऊपर वाले sin d को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यूज कर लें, और नीचे वाला जो sin d है वो हमेशा साथ में चलता रहेगा, और वो लास्ट में अपॉन में sin d आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो sin d है हम उसको तो चेंज कर लेंगे। sin d की जगह पहली टर्म में लिखेंगे sin θ2 माइनस θ1, दूसरी टर्म में लिखेंगे sin θ3 माइनस θ2, ऊपर वाला sin d यूज हो जाएगा, और वो सब कुछ सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा tan θn माइनस tan θ1, और जो हमने नीचे मल्टीप्लाई करा था sin d वो हमारा आंसर में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हिंट दे दिया, अब आप इसे अपने होमवर्क में करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं हमारे कुछ दो क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जिसमें हमें एपी की टर्म लेट करनी पड़ती है। तो हमारी जो एपी होती है, अभी तक हमने ये देखी है कि फर्स्ट टर्म a है, सेकंड a प्लस d है, या थर्ड है a प्लस 2d, इस तरह से एपी होती है, या a1 a2 a3 इस तरह से हमारी एपी होती है। तो अगर मैं ऐसे टर्म लेट करता हूं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं आपको टर्म लेट करने का मेथड बताता हूं, आप उनको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे कि एपी की 3 टर्म क्या लेट करते हैं, 4 टर्म क्या लेट करते हैं, और 5 टर्म क्या लेट करते हैं, और हमें वही लेट करनी है। आप ये देखेंगे कि वो हमारी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी बना लेते हैं। तो आ जाते हैं, अगर मेरे को 3 टर्म्स लेट करनी है, 3 टर्म्स, तो बच्चों वो होंगे हमारी a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये कोई नई टर्म नहीं है, 10th की क्लास में ये हमने सीखी हुई है, ठीक है। नंबर 4 टर्म्स अगर हमें लेट करनी होंगी तो वो होती है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं ये बताना भूल गया, 3 टर्म्स में देखेंगे, इसमें और इसमें d का डिफरेंस है, इसमें और इसमें d का डिफरेंस है, तो AP होगी या नहीं होगी। इस वाले में देखेंगे, इसमें और इसमें 2d का डिफरेंस है, a माइनस डी और a प्लस डी में भी 2d का डिफरेंस है, और a प्लस डी और 3d में भी 2d का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमारा AP में सेम होता है तो वो हमारी क्या होती है, AP होती है, हम उन टर्म्स को लेट कर सकते हैं। अब आ जाता है, अगर 5 टर्म्स मुझे लेट करनी पड़े तो क्या लेट करेंगे, आप इनको साथ के साथ लिख भी सकते हैं, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी
और a प्लस 2d, ये हमारी 5 टर्म्स एपी की होंगी, हमें ये लेट करनी होगी। तो जल्दी से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने जो 2 एग्जांपल लिए हैं वो हमारी 3 डिजिट उसमें लेट करनी है। तो अब हम अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं और हम उसमें 3 डिजिट लेट कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो लेट 3 डिजिट्स जो हो जाएंगे हमारी लेट डिजिट्स जो तीनों हैं वो हो जाएंगे हमारी a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्या दिया है बच्चों इनका? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन द एपी। इनका सम दिया है मैं 24। तो ऐड करते हैं इनको, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 24। इनसे क्या हेल्प मिलेगी? सपोज दैट आप ये वाली दोनों डिजिट लेट कर लेते हो तो आपको इस इक्वेशन में तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे और इस वाली इक्वेशन में देखेंगे तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे। लेकिन ये वाली जो मेरी टर्म है इसमें हम ये देखेंगे जब एडिशन करेंगे तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू कितना आ गया 24, यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा 8। यानी a की कंडीशन से मेरा एक वेरिएबल आ सकता है। अगर मैं ये वाली दोनों टाइप की टर्म लेट कर लूं तो a की कंडीशन से मेरा कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। अब दूसरे के लिए उसने कंडीशन ये दे रखी है देयर प्रोडक्ट इज 440। तो इनका प्रोडक्ट करो a माइनस डी, a और a प्लस डी कितना दिया है 440। इसमें a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, a बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। ठीक है, a की वैल्यू 8 आई है, इसमें पुट करो, यहाँ आ जाएगा 8 8 जा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। 8 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 से इसको डिवाइड करो, 8 5 जा 40 और ये हो जाएगा 8 5 जा 40। तो ये हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर आ जाएगा हमारा 64 माइनस 55। 64 में से 55 माइनस करेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 और डी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। अब आपके पास जो a है वो 8 है और d प्लस माइनस 3 है। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको a की वैल्यू 8 लेनी है और d की वैल्यू पहले प्लस 3 लेनी है और फिर ये तीनों टर्म फाइंड करनी है। तो हम ये देखेंगे कि हमारी टर्म सेम आएगी जब 8 के साथ 3 लेंगे या 8 के साथ माइनस 3 लेंगे, केवल ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब जरा इसको करके देखते हैं। मैं पहले d की वैल्यू 3 लेता हूँ प्लस, तो ये क्या है 8 माइनस 3 हो जाएगी, दूसरी टर्म हो जाएगी 8 और तीसरी हो जाएगी 8 प्लस 3। तो आप देखो ये क्या आया 5 8 और 11। ठीक है, ये हमारी टर्म आ जाएंगे। अगर मैं 8 लेता हूँ और d माइनस 3 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 8 और 8 माइनस 3, यानी बस ऑर्डर चेंज हो गया 11 8 और 5, दोनों से डिजिट हमारी सेम आएंगी। तो इस तरह की डिजिट हमें लेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज AP। ये प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें, तो लेट करना है वही 3 डिजिट, वही ऊपर वाली रहेगी a माइनस डी, a और a प्लस डी। इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट हमने यहाँ पे किया था तो कितना आया था a इंटू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तीनों का तो कितना आया 224। अब क्या कह रहा है, एक कंडीशन और दे रखी है कि जब लार्जेस्ट नंबर, इन तीनों में लार्जेस्ट कौन सा है खुद बताओ, a प्लस डी, ये लार्जेस्ट है और ये कितना है 7 टाइम्स का स्मॉलेस्ट है a माइनस डी। तो 7 टाइम स्मॉलेस्ट हो गया इज इक्वल टू क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम का स्मॉलेस्ट में 7 टाइम कर दिया और ये इज इक्वल टू हो गया लार्जेस्ट नंबर। तो ये कितना आएगा 7a माइनस 7d इज इक्वल टू a प्लस डी। a इधर आ जाएगा यानी 6a इज इक्वल टू 8d, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 3a इज इक्वल टू 4d, यानी a की वैल्यू आ गई 4d अपॉन 3। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे a की जगह, तो ये हो गया 4d अपॉन 3 और a की वैल्यू हम रख देंगे स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 16d स्क्वायर अपॉन 9 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 224। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 56 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 16d स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7d स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 56। 7 8 जा 56 हो जाएगा हमारा और d स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 8 इंटू 27 और वो d स्क्वायर ना होके यहाँ पे हमारा लगा हुआ था db था बाहर, तो ये हो जाएगा d क्यूब। कितना हो जाएगा d क्यूब, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। तो 8 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 27 को लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी d की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी हमारी 6। तो d की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6। तो बच्चों a इज इक्वल टू आ गया हमारा 4 2 जा 8 और d इज इक्वल टू आ गया हमारा 6। अब हम इन तीनों नंबर को फाइंड करेंगे। 8 माइनस d पहला नंबर है यानी 8 माइनस 6, दूसरा है हमारा 8 और तीसरा है हमारा 8 प्लस 6। ठीक है, तो 8 माइनस 6 2, ये 8 और 6 कितना होता है 40। तो ये हमारे तीनों नंबर होंगे। तो नंबर लेट करने वाले क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी के साथ मिलेंगे और बेसिक डेफिनेशन ऑफ एपी जो होती है उसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी पूरा कवर करेंगे।
एपी हमारी 3 या 4 पार्ट्स में कवर होगी। थर्ड वीडियो जो होगी वो होगी अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड। तो मुझे लगता है कि 3 पार्ट में ये कवर हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा और इसको आप अच्छे से कर लें सेकंड पार्ट आने से पहले। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।